हे गाइस, दिस इज अभय बठेचा। तो कैसे हो आप सब? तो आज हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन को। आई होप सो आपको जो पहले के 3 क्वेश्चन है अच्छे से समझ आए हों। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह इस चैनल के ऊपर वीडियोस लाता रहूं तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें हमारे चैनल को। आज हमारे चैनल के ऊपर 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं एंड मैं आज मतलब कि जुनून से भर गया हूँ। अगर इसी तरह आप चाहते हैं कि मैं जुनून से भरा रहूँ, आपको एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करवाऊँ, अच्छे से करवाऊँ, तो आप इस चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट एंड हर एक शेयर मेरे अंदर मोटिवेशन लाता है, मेरे अंदर मतलब वो जुनून लाता है कि मैं कुछ करूँ इस चैनल के ऊपर, 12th क्लास के लिए कुछ ना कुछ अपलोड करूँ। तो अगर आप मुझे प्यार दिखाना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरी जर्नी में मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करना है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट डाइपोल मोमेंट? CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट डाइपोल मोमेंट, सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसके अंदर है। तो अभी देखते हैं। तो हमें 3 दिए गए हैं। ए है हमारा CH2Cl2, बी है CHCl3 एंड हमारा सी है CCl4। तो हमें इसमें बताना है डाइपोल मोमेंट किसका सबसे ज़्यादा होगा। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किस लिए निकालते हैं ये, कैसे करते हैं ये। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं हर एक चीज़ का डिटेल आपको दूंगा, मतलब कि शुरू से लेकर एंड तक आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो देखते हैं हम डाइपोल। अगर हम फिजिक्स में बात करें तो डाइपोल क्या होता है, फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो डाइपोल होता है मतलब कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। जैसा आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया होगा। मतलब कि डाइपोल क्या होता है, डाइपोल होता है कि 2 इक्वल चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस स्मॉल है, मतलब कि 2 स्मॉल लिख सकते हैं, 2 स्मॉल इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। जैसे कि देख सकते हैं ये -q है, ये +q है, ये वो छोटे मतलब माइक्रोमीटर के डिस्टेंस के अंदर ये दोनों हैं, सेपरेट हुए हुए हैं। इसे बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल में हमेशा जो चार्जेस होंगे इक्वल और अपोजिट होंगे। ये फिजिक्स के लैंग्वेज में डाइपोल होता है। बट केमिस्ट्री में हमें ये कहाँ देखने मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल है डाइपोल देखने को मिलता है हमें उनके अंदर। जैसे ये HCl है, H+Cl-, ये तो जैसे आयनिक बॉन्ड हो गया, कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो गया, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है डाइपोल। तो अब जैसे ये हो गया -q, ये हो गया +q, इक्वल चार्जेस हैं, स्मॉल डिस्टेंस सेपरेट है। अब इनका निकालना, अब यहाँ से निकलता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का मीनिंग क्या होता है, जो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है डाइपोल मूवमेंट का, वो होता है q × 2a। जो डिस्टेंस होते हैं इसको हम 2a मानते हैं। तो q मतलब कि दोनों में से चार्ज सेम है, तो हम किसी का भी चार्ज ले लेते हैं। तो मतलब इधर चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों में से किसी भी, दोनों सेम ही होंगे, तो मैग्नीट्यूड चार्ज का और मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अब केमिस्ट्री में इसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है डाइपोल मूवमेंट की। केमिस्ट्री में डाइपोल मूवमेंट की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आती है कि जैसे हमने 11th क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो, 11th में, तो हमने पढ़ा था फजान्स रूल। आपने फजान्स रूल पढ़ा था। फजान्स रूल से हमें क्या पता लगता था, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। हमें फजान्स रूल से पता लगता था कि कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है। सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया। ये
फजांस रूल से हमें पता लगता था कि परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है। फजांस रूल 11th पढ़ा था हमने, जहाँ पे हमें पता लगता था कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है। एंड अब डाइपोल मोमेंट से हमें क्या पता लगता है, इसका जस्ट अपोजिट, कि कोवैलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है। हमें फजांस रूल से लगता था कि कितना आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर है, और डाइपोल मूवमेंट से पता लगता है कितना कोवैलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है। तो इसको जानने के लिए हम डाइपोल मूवमेंट का पता लगाते हैं। जैसा कि हमें जो तीनों कंपाउंड्स दिए गए हैं, जो तीनों हमें दिए गए हैं, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, ये तीनों ही कोवैलेंट बॉन्ड है, तीनों के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है। अब इसमें हमने आयनिक कैरेक्टर की परसेंटेज निकालनी है, कितनी आयनिक कैरेक्टर की परसेंटेज है। इनका जितना डाइपोल बनेंगे, जितनी डाइपोल की स्ट्रेंथ होगी, जितना डाइपोल मूवमेंट होगा, उतना इनके अंदर आयनिक कैरेक्टर होगा। हम इनके स्ट्रक्चर से पता लगा सकते हैं कि कैसे निकलेगा, मतलब कितना डाइपोल होगा, कितना आयनिक कैरेक्टर होगा इनके अंदर। डाइपोल मतलब कि कितने कैंसिल भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। अब कई जैसे बच्चे होते हैं डायरेक्ट बता देंगे, मतलब डायरेक्ट बताएंगे पर वो गलत होगा। यहाँ 4 Cl है तो मतलब यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ 3 Cl है, यहाँ उससे कम, और यहाँ सबसे कम होगा। बट ऐसे नहीं पता लगेगा, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट जो होते हैं, अगर एक इस साइड है एंड एक इस साइड है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हमें मतलब कि नेट डाइपोल मूवमेंट बताना है कि किसमें कितना ज़्यादा होगा। एक तो आज गर्मी भी बहुत है, यहाँ पे फैन का भी कोई है नहीं, बट आपके लिए सब कुछ। अब ये तीनों कंपाउंड हैं। एक तो होता है कि हम आयनिक कैरेक्टर का सीधा हाइब्रिडाइजेशन से पता लगा सकते हैं, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और इसकी भी sp3 है। तो मतलब कि इससे तो हमें पता लगा कि तीनों ही टेट्राहेड्रल जियोमेट्री के हैं। CH2Cl2 भी टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है, CHCl3 की भी एंड CCl4 की भी। तो हम इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे, CCl, Cl, C, कैसे मर्जी लिख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि सब 90 डिग्री के एंगल होते हैं, दूसरे से कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पे CCl3, Cl, H, और यहाँ पे Cl। अब जैसे मैंने पहले बताया था, बच्चे ऐसे करते हैं कि यहाँ 4 Cl है तो डाइपोल ज़्यादा यहाँ पे होगा, फिर देन कम यहाँ पे, देन सबसे कम यहाँ पे। बट ऐसा नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर डाइपोल बनेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ डाइपोल की डायरेक्शन होगी यूँ, यहाँ डाइपोल की डायरेक्शन होगी यूँ, यहाँ डाइपोल की डायरेक्शन होगी यूँ, सॉरी यूँ, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और यहाँ यूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे होगी, एंड यहाँ पे यहाँ डायरेक्शन होगी यूँ, यहाँ पे ऐसे, यहाँ ऐसे डायरेक्शन होगी। एंड नंबर 4 के अंदर, नंबर 3 में डाइपोल की डायरेक्शन कार्बन टू क्लोरीन होगी। तो अब जब तक हम ना डाइपोल मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर नहीं बना लेते ना, तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि किसका मतलब डाइपोल मूवमेंट कितना होगा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे सामने है CCl4 का, 4 क्लोरीन है तो यहाँ पे डाइपोल सबसे ज़्यादा होना चाहिए, पर इसका रियलिटी में डाइपोल मूवमेंट को न्यू से शो करते हैं =0 होता है। लेट्स सी हाउ। यहाँ का डाइपोल मूवमेंट जो यहाँ पे था वो इससे कैंसिल हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में है एंड दूसरे वाला इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है। यहाँ डाइपोल मूवमेंट कैंसिल हो रहा है, यहाँ का नेट डाइपोल है वो है 0, न्यू नेट =0। एंड इसके अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि किसका ज़्यादा होगा,
यहाँ पे इस क्लोरीन के ये क्लोरीन कैंसिल हो रहा है एंड इस क्लोरीन से ये इसकी साइड में ही है, मतलब कि ये कैंसिल हो रहा है एंड इसके अंदर क्या है कि कोई भी किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। तो जो मेरे को फिगर्स मतलब जो मेरे को डिजिट्स याद हैं, इसका डायपोल होता है 1.62 और इसका होता है 1.03। ये डायपोल मूवमेंट होते हैं इनके। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि सबसे ज़्यादा डायपोल है CH2Cl2 का, देन CCl3 का है और सबसे कम है CCl4 का। अगर आप डायरेक्ट देखते कि कितने इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, 4 हैं, आप ये करके आते और आपका आंसर गलत होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, उसके अंदर क्या पूछा गया है, देन हमें पूरे मतलब लाइन वाइज चलते आना है, एक सीक्वेंस में चलते आना है कि कैसे क्या सोल्व होगा। एंड डायपोल मूवमेंट का जब भी क्वेश्चन है आप बिना स्ट्रक्चर के सोल्व ना करें। अगर बिना स्ट्रक्चर के सोल्व किया तो आपको मतलब कि कन्फ्यूज़न होएगी इस जगह पे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो इसके ऊपर, क्योंकि MCQs हैं इस बार, तो MCQs में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के ऐसे क्वेश्चंस के। तो बी प्रिपेयर फॉर इट। एंड डायपोल मूवमेंट के क्वेश्चन हमेशा हमने स्ट्रक्चर बना के सोल्व करने हैं। पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाली, देन ज्योमेट्री एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको ऑर्डर आना चाहिए। एंड सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। इट्स क्लियर, आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, या इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं मुझे आप, मैं बता दूंगा आपको, क्लियर कर दूंगा आपकी हर एक क्वेरी को। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपको। ए हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क but gives a single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight. Identify the hydrocarbon. तो हमें दिया गया है एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है C5H10। ओके, इसमें हमें दिया गया है कि डार्क में रिएक्ट नहीं करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है इसकी, डार्क में नहीं होती है बट लाइट में होती है, ठीक है। एंड गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड और आइडेंटिटी। हमें हाइड्रोकार्बन बताना है क्या होगा। सबसे पहले हमें देखना है कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। हाइड्रोकार्बन दिया है हमें, कुछ स्पेसिफिक दिया नहीं हुआ कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि क्या होगा। तो जैसा कि आपने जनरल पढ़ा ही हुआ है, जो एल्केन होते हैं वो होते हैं CnH2n+2, एल्कीन होती है CnH2n एंड एल्काइन होती है CnH2n-2। तो हमें जैसे पता लग रहा है C5H10, तो मतलब कि ये जो हमें दिख रहा है C5H10 है, ये एक एल्कीन है, दिस इज एल्कीन। अब एल्कीन है, अब एल्कीन है तो जरूरी नहीं, अब एल्कीन कैसे हो सकती है, ये C5H10 है तो एल्कीन बनाते हैं हम CH3 CH2 CH 336 39 और 110, ठीक है, दिस इज एल्कीन। अब जैसा कि हमें पता है जब भी हाइड्रोकार्बन के साथ क्लोरीन जो रिएक्ट करता है, डार्क में रिएक्शन होती नहीं क्लोरीन की, हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होएगी। एंड अगर अब हमारे क्वेश्चन के अंदर हमेशा उसका आंसर छुपा होता है। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि देखिए लाइन वापस से पढ़िए, बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl। अब C5H9Cl देता है, बोल रहा है सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, मतलब कि एल्कीन है एंड उसमें क्लोरीन है, वो कहीं भी लगेगा तो हर बार मतलब पांचों की पांचों बार मतलब किसी भी कार्बन पे लगेगा वो क्लोरीन, तो हर बार सेम तरह का हमें हेलोजन कंपाउंड मिलेगा, हेलो एल्कीन मिलेगा, हर बार सेम तरह का हेलो एल्कीन मिलेगा। बट इन दिस केस अगर ये है वो, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे रिएक्शन तो एक बार हमें यहाँ मिलेगा 2 क्लोरोपेंटेन और यहाँ पे बनेगा 3 क्लोरोपेंटेन, तो मतलब कि दोनों बार हमें अलग अलग मिल रहा है। हमें अब ऐसा सोचना है कि किस टाइप पे हमें मोनोक्लोरो कंपाउंड मिलेगा, हर बार सेम तरह का मिलेगा। ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है C5H10 की जिसके अंदर सभी कार्बन एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं। थोड़ा सा माइंड का खेल है। अब आप खुद सोचिए कि जो C5H10 है ये जरूर थोड़ी स्ट्रेट चेन हो, ये एक साइक्लिक में भी तो हो सकता है,
साइक्लिक नहीं कह सकते, मतलब हाँ साइक्लिक हो सकता है, मतलब कि ये एक चेन ना होके, मतलब कि एक स्ट्रेट चेन ना होके साइक्लिक एक रिंग हो सकता है। जैसे ये, अब हम इसका ट्राई करते हैं। ये है साइक्लोपेंटेन, एक साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है, ये है साइक्लोपेंटेन, ठीक है, जैसे साइक्लोपेंटेन। अब मैंने ऊपर बताया था कि ये एल्कीन का है, यहाँ से बेसिक हमने देखा कि ये एल्कीन का है, बट अगर एल्कीन से हम रिएक्ट करते हैं इसकी, तो हमारी जो मोनोक्लोरो कंपाउंड की है, वो जो हमारी मोनोक्लोरो कंपाउंड की कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम और सोचते हैं C5H10 क्या हो सकता है। तो C5H10, अब हम जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए, हम हमेशा दो चीज़ लेके चलेंगे, एक स्ट्रेट चेन में और एक रिंग में। स्ट्रेट चेन से हमारा काम नहीं बना तो हम रिंग पे आए हैं। एंड अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, तो अगर ये सभी कार्बन इसके अंदर आइडेंटिकल है, CH2 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 CH2, अगर हम कहीं भी अगर ये लगे क्लोरीन, अगर क्लोरीन इधर कहीं भी लगेगा, यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, कहीं भी लगेगा, तो 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन ही बनेगा एवरी टाइम। आप खुद देख सकते हैं सभी जो कार्बन है एक दूसरे से आइडेंटिकल कार्बन है, एंड हर बार वो सेम ही स्ट्रक्चर को देंगे, मतलब सेम मोनोक्लोरो कंपाउंड, मतलब कि मोनोक्लोरो कंपाउंड का मतलब ये हर बार सेम ही होगा। अब क्लोरीन यहाँ पे लगेगा तो नंबर 1 यहाँ से हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ लगा तो नंबरिंग यहाँ से कर देंगे, क्लोरीन यहाँ लगा नंबरिंग यहाँ से कर देंगे, तो मतलब कि हमेशा 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन ही बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, जो हाइड्रोकार्बन था वो क्या है, साइक्लोपेंटेन। तो जो वो हाइड्रोकार्बन है वो हमारा है साइक्लोपेंटेन। नोट इट डाउन, अच्छे से नोट करें, एक बार समझ लीजिए। देखिए हाइड्रोकार्बन कैसे निकाला हमने, सबसे पहले स्ट्रेट चेन था, स्ट्रेट चेन से निकाला, मतलब दो ऑप्शन होते हैं हर बार हमारे पास, एक बार स्ट्रेट चेन होती है और एक बार हमारे पास होती है कि साइक्लिक निकालें। तो स्ट्रेट चेन से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी तो हमने साइक्लिक पे किया। तो नोट इट डाउन। And now move to question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। तो राइट द आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br, मतलब कि हमें इनके आइसोमर्स बताने हैं C4H9Br। C4H9Br के हमें आइसोमर्स के बारे में बताना है। तो हम इसके आइसोमर्स निकाल देंगे इजीली। इसकी स्ट्रक्चर बनाएं, नोटबुक में इसकी स्ट्रक्चर को बनाएं। C4H9Br, इसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, CH3 CH2 ये हो गया हमारा 1, इसका नाम होगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। अब देखिए हमें जब भी आइसोमर्स बनाने हो ना, ट्रिक क्या है मेरी, जो मैंने जिस तरीके से सोचा था, जब भी हमें आइसोमर्स बनाने हो, जितनी बार ये ब्रोमीन है अलग अलग पोजीशन में जा सकता है, उतनी बार इसे लगा दीजिए, देन कभी चेन लगा दीजिए, मतलब कि हमें इसकी पोजीशन चेंज करते रहना है, तो आइसोमर्स अपने बन जाएंगे। C4H9Br एक आइसोमर ये बन गया। अब एक में हमने मानो ब्रोमीन को हमने यहाँ लगा दिया, CH3 CH2 CH2 CH2Br, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन बन गया। देन CH3 CH CH3 एक हमारा ये बन सकता है C2 ब्रोमो 2 मिथाइल
प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, एक हमारा ये बन सकता है। तो गाइस और देखिए और क्या बना सकते हैं हम, एक हम 2 ब्रोमो ब्यूटेन 1 ब्रोमो ब्यूटेन एंड 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, एंड एक और क्या बना सकते हैं हम, एंड एक हम ये भी बना सकते हैं नंबर डी, CH3 CH CH3 CH2Br, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सॉरी प्रोपेन। तो देखिए इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। मैंने अभी आपके सामने सारे बना दिए जो जो बन सकते थे। गाइस यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी बहुत है इसलिए मेरे को पसीना भी बहुत आ रहा है। एंड देखिए हमने सबसे पहले जब भी आइसोमर्स बनाने हैं सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाई, देन सिर्फ घुमाने का खेल है। एक बार ब्रोमीन यहाँ पे था, देन ब्रोमीन यहाँ लगा दिया, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये सेम हो जाएगा और यहाँ पे लगाएंगे तो ये सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन को घुमाने की चांस खत्म। देन एक इसको उठाइए, इसको घुमाना शुरू करें, यहाँ पे सिर्फ एक जगह घूम सकता है ये, इस जगह पे, फिर यहाँ पे ब्रोमीन भी लग जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड देन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसके अलावा इसका कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा। आप खुद देख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा दिमाग लगाना है, खेल है। मतलब आपने अगर थोड़ा सा दिमाग यूज़ किया इतना सा तो आपका ये चुटकी में हो जाएगा। मतलब कि थोड़े से दिमाग की ज़रूरत है इसके अंदर, हमें यूज़ करना है। बस ब्रोमीन को घुमाना है, देन एक मिथाइल ग्रुप को घुमा दिया हमने। अगर यहाँ 2 होते मतलब पेंटेन होता तो हम दो को घुमा सकते थे, पहले एक को घुमाया देन दूसरे को घुमाया तो ज़्यादा बनते। यहाँ पे इन 4 के अलावा कोई नहीं बनेंगे। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन 1 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये बनेंगे यहाँ पे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. This is the important question. Question number 7 है, write the equations for the preparation of the 1-iodobutane from। मतलब कि हमें इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन नंबर 7 आया है हमारा 1-iodobutane। अब सबसे पहले ब्यूटेन बनाएंगे हम, CH3 CH2, ये हो गया 1-iodobutane। हमें 3 दिए गए हैं। पहला दिया गया है हमें 1 ब्यूटेनोल, देन 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 1 ब्यूट-1-इन, 1 ब्यूट-1-इन दिया गया है हमें। तो हमें बनाना है सबसे पहले हमारा 1 ब्यूटेनोल, 1 ब्यूटेनोल, ओके। हमें इससे ये 1-iodobutane बनाना है। तो इसके लिए मैं आपको 2 वे से बताऊंगा। एक वे है जो हम आगे अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे एंड दूसरा वे है जो मैंने इस चैप्टर में पढ़ा है। जो अल्कोहल वाले चैप्टर में है वो सिर्फ एक ही से बन जाएगा, मतलब कि एक ही स्टेप में बन जाएगा, बट यहाँ पे हमें 2 स्टेप यूज़ करने पड़ेंगे जो इस चैप्टर का है। तो आपको दोनों वे से बता दूंगा मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कन्वर्जन्स मतलब आते रहते हैं इस चैप्टर में, बहुत कन्वर्जन्स हैं। तो 1 ब्यूटेनोल सबसे पहले, मतलब कि ये 1 ब्यूटेनोल है, मतलब कि इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी पहले। CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये स्ट्रक्चर होगी इसकी। मैं थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर दूं। 1-iodobutane बनाना है हमने, इसको थोड़ी ऊपर लिखते हैं। CH3 ये हो गया हमारा 1 ब्यूटेनोल। इससे हमें बनाना है 1-iodobutane। 1-iodobutane यहाँ लिख लेते हैं। ये यहाँ लिख, थोड़ा छोटा हो गया है बट कोई नहीं, काम चल जाएगा, आई थिंक सो। ठीक है, अब हमें 1-iodobutane बनाना है इससे। देन तो जो सबसे पहले सिंगल स्टेप की रिएक्शन जो हम अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें क्या है कि हम डायरेक्ट HI का यूज़ करें, HI का यूज़ करें रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस के अंदर। मैं मार्कर थोड़ी सी इंक पिला लेता हूँ।
तब तक देखिए आप 1 ब्यूटेनॉल से 1 आइडोब्यूटेन बनाना है। इसका जो रिएक्शन है हमारे उस चैप्टर में, मतलब कि HI से बनाना है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस के अंदर। तो डायरेक्ट यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे H2O बाहर निकल जाता है एंड HI से यहाँ पे OH को रिप्लेस कर देगा, आयोडीन लग जाएगा यहाँ पे। एंड जो हमने एल्कोहल मतलब हेलोजन वाले चैप्टर में पढ़ा है वो रिएक्शन का है। सबसे पहले हमारा स्टेप होगा, हमने उसमें सबसे पहले जो रिएक्शन पढ़ी थी वो जो हेलो एल्केन के चैप्टर में पढ़ी थी वो थी कैसे हम एल्कोहल से बना सकते हैं मतलब एल्कोहल से बना सकते हैं हेलो एल्केन। देन हेलो एल्केन से हेलोजन एक्सचेंज मेथड से फिंकलस्टीन रिएक्शन करके बना सकते हैं 1 आयोडो मतलब हम आयोडीन कैसे ला सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे SOCl2 का ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर। इसको बोलते हैं डार्जन मेथड। ये था हमारा डार्जन मेथड, ठीक है। तो इससे हमारा बनेगा, इसको मैं R ले सकता हूँ, इसको मैं R लिख रहा हूँ एक बार के लिए शॉर्ट में करने के लिए, RCl बन जाएगा हमारा इससे। देन इस RCl का हम फिंकलस्टीन रिएक्शन कर देंगे जो हमने पढ़ी है फिंकलस्टीन रिएक्शन, जहाँ पे हम NaI का यूज़ करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। तो इससे ये बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। 1 ब्यूटेनॉल से हमने 1 आइडोब्यूटेन बनाना है। इसके 2 मेथड हैं, एक तो हमने जो हेलो एल्केन में पढ़ा है एंड एक जो एल्कोहल में पढ़ेंगे हम। जो फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको करके बताया HI का यूज़ करके रेड फॉस्फोरस में, तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं इस एल्कोहल ग्रुप वाले ग्रुप को आयोडीन से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड देन सेकेंड मेथड था हमारा जिसमें हम डार्जन मेथड पहले यूज़ करेंगे जिससे हमारा हेलो एल्केन बनेगा। देन हेलो एल्केन की फिंकलस्टीन रिएक्शन करवाएंगे हेलोजन एक्सचेंज मेथड से, जिसके अंदर से हमारा आइडोब्यूटेन बन जाएगा। देन मूव टू नंबर 2, जिससे यही बनाना है 1 आइडोब्यूटेन। जो नंबर 2 है हमारा वो है 1 क्लोरोब्यूटेन। अभी हमने किया 1 क्लोरोब्यूटेन क्या हुआ, CH3 CH2 CH2 Cl, दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पे हमने जो उसका आधा स्टेप था वो सीधा होगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन होगी। यहाँ पे फिंकलस्टीन रिएक्शन होगी NaI ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर, हेलोजन एक्सचेंज मेथड होगा। यहाँ पे इस क्लोरीन को ये आयोडीन रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे NaCl बन जाएगा। और NaCl जो है ये PPT बना लेता है ड्राई एसीटोन के अंदर, प्रेसिपिटेट बना लेता है ड्राई एसीटोन के अंदर। जो पहले वाली रिएक्शन थी उसका सेकंड स्टेप है ये 1 क्लोरोब्यूटेन से हमने 1 आइडोब्यूटेन बनाया है फिंकलस्टीन रिएक्शन की हेलोजन एक्सचेंज मेथड में। देन नेक्स्ट है हमारा ब्यूट-1-ईन। ब्यूट-1-ईन दिस इज ब्यूट-1-ईन। अब हमें ब्यूट-1-ईन है, ठीक है। एंड नाउ हमें 1 आइडो बनाना है। अगर हम यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, क्लोरीनेशन करवाएंगे, कुछ भी करवाएंगे, तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जहाँ ज़्यादा H है वहाँ H आ जाएंगे एंड जहाँ कम H है वहाँ पे वो हेलोजन ग्रुप लग जाएगा। तो हमें यहाँ पे पेरोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर एंटी मार्कोनिकोव रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पेरोक्साइड इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। पेरोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर Br2 लगवाएंगे हम, मतलब रिएक्ट करवाएंगे, तो CH3 CH2 CH2 CH2Br देन ये बन जाएगा। और यहाँ पे हम फिंकलस्टीन रिएक्शन करवा सकते हैं। तो मतलब कि घूम फिर के फिंकलस्टीन रिएक्शन पे ही घूम रही थी ये क्वेश्चन। फिंकलस्टीन रिएक्शन करवाएंगे NaI और ड्राई ईथर के साथ। तो हमें मतलब कि हर एक नेम रिएक्शन याद होनी चाहिए, किससे क्या बन रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब कुछ याद होना चाहिए। तो गाइस अच्छे से पढ़ते रहिए। वापस से हम करेंगे 1 ब्यूटेनॉल था, उससे हमने डायरेक्ट बनवाया था, या तो फिर हम उसकी रिएक्शन करवा सकते थे हेलो एल्केन से, डार्जन मेथड देन फिंकलस्टीन रिएक्शन।
देन जब हमें एल्कीन दिया हुआ है तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा यहाँ पे, एंटी मार्कोनिकोव रूल, उसके अकॉर्डिंग जहाँ फ्री रेडिकल्स बनेंगे एंड देन उसके बाद ये बनेगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो ऐसे ही पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइज, शेयर इट टू एवरी 12th स्टूडेंट सो दैट उनका भी भला हो एंड वो एनसीईआरटी मिस ना हो, उनकी अच्छे से उन्हें एनसीईआरटी समझ आ जाए। एंड आई होप कि आपको भी अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।